रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। आइए जुड़िए पर्पल मूवमेंट से गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025, जो कि ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा उत्सव, जहां होगा समावेश, सशक्तिकरण और उत्सव का संगम। चाहे आप विकलांग हो, एनजीओ संगठन या बदलाव के साथी, ये मंच है आपके लिए। तो पहुँचे गोवा 9 से 12 अक्टूबर को और आज ही रजिस्टर करें इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट की ऐप पर। सर्च करें इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट। समावेश का जश्न हर दिल के साथ। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, आत्मविश्वास और हुनर की भी होती है, और इसी को सलाम करता है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान ब्यूटी पेजेंट सीजन 2 इस बार होने जा रहा है 1 मार्च 2026 गुलाबी नगरी जयपुर में। याद कीजिए सीजन 1 के वे सितारे: लो विजन फीमेल स्वाति सिंघला, लो विजन मेल बुद्धा लामा, टोटली ब्लाइंड फीमेल मेघा गुप्ता, टोटली ब्लाइंड मेल देवराज। इन सभी ने साबित किया असली चमक नजरों की नहीं, दिल और आत्मा की होती है। अब बारी है सीजन 2 की। क्या आप होंगे इस बार जयपुर के मंच पर चमकने वाले नए सितारे? क्या आप दिखाएंगे अपना आत्मविश्वास अपने अंदाज में? जुड़े रहिए, क्योंकि ये जादुई सफर शुरू होगा 1 मार्च 2026 जयपुर से, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बेहद खास, एक खास रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे और खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे। अमूमन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर कम्युनिटी की निगाह नहीं जाती है, जिस पर बहुत कम चर्चा होती है, और हमारी कोशिश रहती है कि उन टॉपिक से आपको रूबरू करवाया जाए। 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, और ये पर्सपेक्टिव भी जाता है क्या डिसेबल्ड को एज ए कंज्यूमर माना जाता है, क्या एज ए डिसेबिलिटी या एज ए डिसेबल्ड हमारे कुछ राइट्स हो सकते हैं। उस सब पर विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आज उसके बारे में बात करेंगे। एज ए डिसेबल्ड हमारे क्या राइट्स हो सकते हैं, क्या कोई ऐसा चैनल है जहां पे हम कंप्लेन कर सकते हैं, जहां डिमांड कर सकते हैं एक्सेसिबिलिटी या उससे रिलेटेड और चीज़ों की। इस पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी से। और आपको ये भी बता दें कि ये शो हम कोलैबोरेशन में कर रहे हैं विधि सेंटर के साथ। हमारे साथ सौम्या जैन जी हैं, जो रिसर्च फेलो हैं विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में, और राहुल बजाज साहब हैं, जो एडवोकेट हैं, सीनियर एसोसिएट फेलो हैं विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच दानिश जी। ये आपने बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पिकअप किया है। इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू। जी थैंक यू। सौम्या जी, शुरू करते हैं आपसे। ये एक्ट आया 2019 में जी, और आपकी रिपोर्ट आई है मार्च 2024 में। तो 2 सवाल मेरे आपसे हैं कि एक तो 5 साल क्यों लग गए अगर ये इतना क्रिटिकल था, और दूसरा इस रिपोर्ट के पीछे कॉन्टेक्स्ट और मोटिवेशन क्या थी? अच्छा। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें रेडियो उड़ान पर बुलाने के लिए। दूसरा, 2019 में एक्ट आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, जैसे आपने बोला। 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का एक्ट आया था। अब दोनों ही, जैसे राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में इन डेप्थ बहुत बात नहीं करता है। कुछ प्राइमरी जो कुछ इरेलेवेंट प्रोविजंस हैं, जैसे कि रीजनेबल अकोमोडेशन का प्रोविजन होता है, एक प्रोविजन यूनिवर्सली डिजाइन कंज्यूमर गुड्स का है, तो थोड़े बहुत प्रोविजंस हैं कंज्यूमर्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, बट स्पेसिफिकली बहुत आगे बात नहीं करता है। इसके बाद जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है वो सारे कंज्यूमर्स के लिए होता है, इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज, पर उसमें
अलग से डिसेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई बात नहीं होती है। तो हमने इन द कोर्स ऑफ आवर रिसर्च 2024 में तो हमारी रिपोर्ट आई थी, पर हमने 2022 2023 में ही इस कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट किया था कि इसमें एक गैप नजर आता है कि कंज्यूमर विद डिसेबिलिटी का के लिए जो जो प्रोटेक्शन होता है वो कहाँ से आ रहा है। वो आरपीडब्ल्यूडी से आ रहा है, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से आ रहा है, और वो कितना इफेक्टिव है, कितने इफेक्टिवली कंज्यूमर्स विद डिसेबिलिटीज को जो भी रेमेडीज हैं वो कितने अच्छे से उनको एम्प्लॉय कर पा रहे हैं, वो रिलीफ सीख कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक गैप देखने मिला था। जो आपने कहा कि क्या मोटिवेशन था इस रिपोर्ट का, मेन मोटिवेशन रिपोर्ट का यही था। एक तो ये जो टॉपिक है कंज्यूमर्स विद डिसेबिलिटीज, इस टॉपिक पर इंडिया में हमें तो अभी कोई और मेजर कॉन्वर्जेशन नहीं मिला, कोई और ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली जहां पर इसको इन डेप्थ इसको एनालाइज किया गया हो। तो फिर हमने ये सोचा कि हमको ये आइडेंटिफाई करना एग्जैक्टली कि कंज्यूमर्स विद डिसेबिलिटीज क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये जो दो लेजिस्लेशंस जिनकी मैंने बात कही, आरपीडब्ल्यूडी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये दोनों हैं, इनके होने के बावजूद रेमेडीज क्या प्रॉपरली मिल पा रही हैं, क्या ये एक्ट्स खुद में इनफ है, ये सारा कुछ एनालाइज करके फिर उसके बाद हमने अपने रिकमेंडेशंस इस रिपोर्ट में प्रोवाइड करे हैं कि कैसे कंज्यूमर्स विद डिसेबिलिटीज ये जो एक्ट्स हैं ये कैसे स्ट्रेंथन हो सकते हैं, और क्या दूसरी पॉलिसी चेंजेस है जिसके कारण कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी स्ट्रेंथन हो सकता है। तो ये ओवरऑल यही हमारा मोटिव था। और जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन था कि 5 साल क्यों, तो किसी भी एक्ट को हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है देखने के लिए उसका कैसा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो यूं ही कह सकते हैं कि हमने ये सही समय लगा जब हम ये एनालाइज करें कि इन दोनों एक्ट्स के होने के बाद कितनी अच्छे से ये इम्प्लीमेंट हुए हैं, कितने अच्छे से रेमेडी कंज्यूमर विद डिसेबिलिटी तक को मिल रही है। राइट। तो हमने तो जब ये टॉपिक प्रपोज किया राहुल साहब ने, तो मेरे को भी पहली बार पता लगा अच्छा ऐसे कंज्यूमर राइट्स भी होते हैं डिसेबल्ड के। कभी कम्युनिटी में इस टॉपिक पे बात ही नहीं हुई। राहुल साहब, 2-3 सवाल आपसे जानना चाहता हूँ अपने लिसनर्स की क्लैरिटी के लिए। जी एक तो कंज्यूमर एक्ट है क्या, दूसरा इसको हम डिसेबिलिटी के साथ कैसे लिंक करते हैं, और तीसरा आपकी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है। राइट। तो दानिश जी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है, इसके पहले 1986 का था। ये एक ऐसा लॉ है जो कंज्यूमर्स, जो लोग कोई भी गुड्स या सर्विसेज को खरीदते हैं फॉर कंसिडरेशन, मीनिंग पैसे देके, उनके क्या राइट्स बनते हैं, ये चीज को आउटलाइन करता है। और 3-4 इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये बेसिकली इंडिया के इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं यूएन के थ्रू, जिनको रियलाइज करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस, एक कंज्यूमर वीक बार्गेनिंग पोजीशन में होता है सेलर के पर्सपेक्टिव से, तो ही हैज अ राइट टू बी इन्फॉर्म कि वो क्या खरीद रहा है। ही हैज अ राइट टू चूज कि 4-5 चीजें हैं उसमें से कौन सा उसको खरीदना चाहिए। ही हैज अ राइट टू रिड्रेसल, अगर कल को कुछ प्रॉब्लम आती है तो वापस करना या तो रिफंड मिलना। दीज आर द क्रिटिकल राइट्स दैट ही है। टोटल 6 राइट्स हैं ऐसे, बट द क्रिटिकल वंस मैं बता रहा हूँ। दूसरा, अगर कोई डेफिशिएंसी इन सर्विस है, फॉर इंस्टेंस अगर आपको आफ्टर सेल सर्विस ठीक से नहीं मिल रही, अगर कस्टमर केयर रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। डिफेक्टिवनेस इन गुड्स, अगर आपने सप्लाई फूड कुछ सामान ऑर्डर किया और उसमें कुछ डिफेक्ट्स निकल के आए, तो वो फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग, इम्प्योरिटी जो है, उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले पाओ। इस पर्सपेक्टिव से ये लॉ बनाया गया है कंज्यूमर्स को एम्पावर करने के लिए। दूसरा जो आप जानना चाह रहे थे कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का इसमें क्या रोल बनता है, जो मुझे याद आ रहा है आपका सवाल, वो उनका ये है कि बेसिकली एक तो कंज्यूमर्स वैसे ही वीक बार्गेनिंग पोजीशन में होते हैं कंपेयर टू सेलर्स, बट कंज्यूमर्स विद डिसेबिलिटीज उसमें भी एक फर्दर वीकनेस में वीकर पोजीशन में होते हैं कंपेयर टू अदर कंज्यूमर्स ऑल्सो।
बिकॉज उनके एडिशनल नीड्स होते हैं एक्सेसिबिलिटी, रीजनेबल अकोमोडेशन, यूनिवर्सल डिजाइन से रिलेटेड, जो एक ड्यूटी बनती है सेलर्स की। चाहे फिर वो कोई मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बेच रहा हो, चाहे कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, चाहे फिर वो वाइट गुड्स बेच रहा हो, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। इन चीज़ों में उन नीड्स को केटर करना और उन वल्नरेबिलिटीज को सॉर्ट ऑफ सेंसिटिव रहना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कंज्यूमर्स विद डिसेबिलिटीज के इश्यूज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये भी है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स या फिर इंफॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में, वो कंज्यूमर्स को एक्सेसिबल फॉर्म में प्रोवाइड करना जरूरी है। अब सवाल आता है, व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट में ये पाया गया है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, इस टाइम पे उसके अंदर कोई भी ऐसे स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के पर्सपेक्टिव से बनाए गए हों। ना कोई राइट्स हैं, ना कोई ऑब्लिगेशंस हैं किसी के, ना कुछ एक्सेसिबिलिटी का जिक्र है। उसके बावजूद अभी हम ये पा रहे हैं कि केसेस जो कंज्यूमर्स लाते हैं विद डिसेबिलिटीज कंज्यूमर फोरम्स में, उसमें उनको रिलीफ तो मिल रहा है कुछ कुछ केसेस में, और मैं आपको बताऊंगा, आपको भी इंटरेस्ट आएगा जानने में कि किस तरीके के केसेस रहे हैं ये। बट पॉइंट बीइंग कि दिस इज ऑल हैपनिंग विदाउट देयर बीइंग अ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क। तो हमारा थ्रस्ट ये है कि ये फ्रेमवर्क होना चाहिए, जो रिकमेंडेशंस बाद में आएंगे। बट फाइंडिंग तो एक ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसे कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। नंबर 2, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट फ्रेमवर्क है, उसमें जरूर है सेक्शन 43, जिसमें कहा गया है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिवर्सल डिजाइन प्रिंसिपल्स के हिसाब से होना जरूरी है। बट इन आवर अंडरस्टैंडिंग, एज पर आवर रिसर्च, इस चीज को, इस प्रोविजन को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया गया है। अगर आप सीसीपीडी में केसेस भी देखो जो लोग ला रहे हैं, बहुत ही कम केसेस आपको मिलेंगे जो वाइट गुड्स के एक्सेसिबिलिटी पे है। मान लो वॉशिंग मशीन, मान लो सेट टॉप बॉक्स, राइट, पावर बैंक्स, जो डे टू डे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, इनकी एक्सेसिबिलिटी पे वो केसेस नहीं है। इंश्योरेंस के आपको मिल जाएंगे, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के मिल जाएंगे, और पिछले 2-4 साल में हमने ही काफी किए हैं डिजिटल एक्सेस के। हमने मीनिंग मैंने, मिशन एक्सेसिबिलिटी ने, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। बट ओवरऑल आपको इस इशू पे नहीं मिलेंगे केसेस। तो ये दोनों एक्ट्स के पर्सपेक्टिव से बहुत सिचुएशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है अभी करने की। और तीसरी चीज ये है कि हमने ये भी पाया कि इन सम जुरिस्डिक्शंस, जैसे कि हमने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं रिपोर्ट में, ऑस्ट्रेलिया और यूके का, जहाँ पे इन लोगों ने सर्वे में अपने, जैसे यूके में जो सेंसस हुआ था 2021 में, उसमें उन्होंने ये भी पता किया था कि कंज्यूमर्स विद डिसेबिलिटीज के क्या एडिशनल इश्यूज हैं, चाहे फिर वो इंटरनेट डिजिटल एक्सेसिबिलिटी पे हो या अदरवाइज। तो इस चीज पे भी फोकस रहा है। पर इंडिया में ना कोई ऐसा सर्वे हुआ है अभी तक, ना कोई स्टडी हुई है, इसलिए ये इश्यूज सामने आए ही नहीं है। और ये चीज इसलिए हैरानगी की है क्योंकि 2030 तक इट इज एस्टिमेटेड दैट इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। तो इस चीज को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, एक तो राइट्स के पर्सपेक्टिव से, एंड दूसरा बिजनेसेस आर ऑल्सो लूजिंग आउट ऑन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप तो जानते ही हैं कि वर्ल्ड बैंक के फाइंडिंग्स हैं कि 5 to 7% जीडीपी जो है वो नेशंस का डिप्रेस होता है अगर वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की नीड्स को अकाउंट ना करें तो। बिल्कुल। इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है इशू। सौम्या जी, मुझे 2-3 चीजें आपसे समझनी है। अब जैसे 2 डिसेबल्ड आपस में शादी करते हैं, जब डिसेबल्ड एक होता है, एक नॉन डिसेबल्ड होता है, तो मैट्रिमोनियल इश्यूज को सिविल इशू में काउंट किया जाता है और डिसेबिलिटी से दूर कर दिया जाता है। अब जब हम कंज्यूमर में जाते हैं, जब सेलर के पास जाते हैं, कोई छोटा सेलर होता है, कोई बड़ा सेलर होता है, मैन्युफैक्चर कोई और करता है, बेचता कोई और है। तो अगर मेरे को सपोज कीजिए कि एक फ्रिज लेने जाना है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है मैं डिसेबल्ड हूँ या नॉन डिसेबल्ड हूँ? एक नॉन डिसेबल्ड को भी ऐसा फ्रिज मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है। तो इसको हम कैसे डिसेबिलिटी से जोड़ेंगे, एक कि कैसे हमारे जो अधिकार है वो डिफरेंट हो जाते हैं बाकी लोगों से, क्योंकि मैन्युफैक्चर तो और है,
सेलर कोई और है। और दूसरा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो राहुल साहब ने बात की कुछ केसेस की, किस तरह के केसेस आ रहे हैं जो लोग फाइल कर रहे हैं, डिसेबल्ड हैं और कंज्यूमर गुड्स को लेके केस फाइल कर रहे हैं। जी, तो मैं पहला, जैसा आपका क्वेश्चन आपने पूछा है कि एक रेफ्रिजरेटर अगर आप एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी लेना जाएं तो आप किसी एबल बॉडी पर्सन जिसको हु डजंट हैव अ डिसेबिलिटी, उनसे कैसे डिफरेंट होगा एक्सपीरियंस, और सेलर और मैन्युफैक्चरर की कैसे अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो सबसे पहले आप जैसे जाएं रेफ्रिजरेटर लेने, तो आप किसी शॉप पर जाएंगे जहां जो सेलर होगा वो आपकी, या कोई शोरूम होगा या कोई मॉल होगा। एक वो होता है कि उनका जो शॉप है वो आपके लिए नेविगेबल है, कि आप वहां पर जाके शॉपकीपर हैं जो, या फिर सेल्स पर्सन हैं, आप उनसे बात कर पा रहे हैं, वो आपको गाइड कर पा रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर कहाँ। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि जो पर्सन है वो पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो अब उन्हें कौन उनको बताएगा कि रेफ्रिजरेटर कहाँ पे प्लेस्ड है, और रेफ्रिजरेटर के क्या फीचर्स हैं, जो विजिबल फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करना। तो यहाँ पे जैसे सेलर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंज्यूमर विद विजुअल इम्पेयरमेंट जिनकी हम बात कर रहे हैं, कि उनको वो जो सेल कर रहे हैं तो वो उनको कैसे सर्विस दे। उसके बाद आपने ले लिया है, जो कंज्यूमर है उन्होंने ले लिया है रेफ्रिजरेटर, पर वो रेफ्रिजरेटर पे जैसे टच पैनल्स हैं, या फिर उस रेफ्रिजरेटर का के साथ जो मैनुअल आया है, वो मैनुअल सिर्फ रिटन लिखा हुआ है, उन्होंने एक पेपर पे लिखा हुआ है। तो जो कंज्यूमर है उन्हें कैसे पता चलेगा कि इसके क्या फीचर्स हैं, कैसे ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे कोई क्यूआर कोड हो या फिर कोई वीडियो अवेलेबल हो जिसके साथ या कोई ऑडियो अवेलेबल हो जिससे कंज्यूमर को ये पता चल पाए। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर विद विजुअल इम्पेयरमेंट है उनका फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने रेफ्रिजरेटर को एक्सेसिबल नहीं बनाया, एंड फ्रॉम द सेलर जिन्होंने अच्छे से उनको गाइड नहीं किया है अपने शॉप पर कि कैसे वो रेफ्रिजरेटर को यूज, दोनों ही फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव्स the consumer with visual impairment is more vulnerable than any other consumer. अब इसके बाद अगर जैसे उस कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम है रेफ्रिजरेटर के साथ, वो खराब हो गया, तो अब वो फाइल करना चाहते हैं, कंप्लेन फाइल करना चाहते हैं, पर अब कंप्लेन का नंबर रेफ्रिजरेटर के ऊपर लिखा हुआ है, तो अब वो कैसे एक्सेस करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे ये डिफरेंट चैलेंजेस कंज्यूमर्स विद डिसेबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फेस करते हैं। तो इसमें मैं जो आपका सेकंड क्वेश्चन है अगर उस पर आए, तो मैं उसमें भी केसेस के थ्रू इन दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करती हूँ कि जैसे कि राहुल ने अभी बताया कि कंज्यूमर फोरम्स, इनको कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस कहते हैं। तो ये जो कंज्यूमर फोरम्स हैं इनमें बहुत सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज के केसेस फाइल्ड हैं, उनको रिड्रेसल भी मिला है, उनको कॉम्पनसेशन मिला है उनको। लेकिन ये केसेस हमने मतलब आप राहुल और मुझसे पूछे, हमने बहुत ढूंढ कर ये केसेस निकाले हैं। इन केसेस के बारे में ऐसे बहुत वाइडली नोन नहीं है कि ये सबको पता है कि कंज्यूमर विद डिसेबिलिटीज के पास ये भी एक पावर है कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जाके भी केस कर सकते हैं, क्योंकि इस बारे में बिल्कुल हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इसमें जैसे कुछ केसेस ऐसे थे कि एक पर्सन थे लोकोमोटर डिसेबिलिटी थी जिनको, उन्होंने एक मूवी के लिए टिकट बुक किया, पर उनको थिएटर सिनेमा हॉल में जाकर पता चला कि वहां तो स्टेयर्स हैं, वहां रैंप नहीं है, तो उनका व्हीलचेयर फिर कैसे जाएगा। तो इस केस में जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन जो था, उन्होंने फिर कंज्यूमर विद डिसेबिलिटी, उन्होंने जो सिनेमा हॉल के जो ओनर थे उनको डायरेक्ट किया कि वो कंज्यूमर को जो कॉम्पनसेशन है वो ऑफर करें। और एक और केस था जिसमें एक कंज्यूमर विद विजुअल इम्पेयरमेंट अपना फोन लेने के लिए गए थे, वो फोन में बहुत जल्दी कुछ डिफेक्ट आ गया, तो फिर वो शॉपकीपर के पास गए, तो शॉपकीपर ने उनके साथ मिसबिहेव किया, उनको मिसट्रीट किया, डिस्पाइट देम बीइंग अ कंज्यूमर विद डिसेबिलिटी, उनको सेंसिटिविटी के साथ उनको ट्रीट नहीं किया।
तो ये केस भी कंज्यूमर फोरम में जब पहुंचा तो वहां पर भी कोर्ट ने ये कंज्यूमर कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि ये डेफिशिएंसी इन सर्विस है। जैसे कि राहुल ने शुरू में बताया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अगर जैसे कोई डेफिशिएंट सर्विस है, वन ऑफ द ग्राउंड्स होता है कंप्लेंट फाइल करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि कंज्यूमर विद विजुअल इम्पेयरमेंट को आप ऐसे मिसट्रीट करेंगे, दैट्स अ डेफिशिएंट सर्विस। तो उसके अंदर उनको कॉम्पनसेशन, जो मोबाइल शॉप ओनर थे उनको किया गया डायरेक्ट कि आप पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट जो कंज्यूमर थे आप उनको कॉम्पनसेशन ऑफर करें। अब ऐसे ये जैसे दो केस थे, इसमें आप देखेंगे एक एक सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से और एक सेलर की तरफ से है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, इवन स्कूल में तक ऐसे जैसे किसी बच्चे को एडमिशन डिनाई कर दिया है स्कूल में, तो उस स्कूल के अगेंस्ट भी कंज्यूमर कमीशन में फाइल हुआ है, उधर भी कॉम्पनसेशन मिला है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोगों ने ढूंढे हैं जिनके बारे में हमने अपने रिपोर्ट में भी लिखा है, और हमने एक कंज्यूमर गाइड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भी हम लोगों ने ड्राफ्ट किया था विधि सेंटर ने, जो नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर है उनके साथ कोलैबोरेशन में। उसमें भी हमने बहुत ये सारे केसेस के बारे में डेप्थ में डिस्कस किया है कि कैसे इन डाइवर्स products and services, in diverse range of products and services, consumer can with disability can get compensation, or the owner can be the manufacturer seller can be asked to pay penalty। तो ये सारी ये मतलब ये बेसिकली समरी में मैं कहूँ तो ये एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे कंज्यूमर विद डिसेबिलिटी बाकी कंज्यूमर्स से अलग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और मतलब वो एडिशनल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बाकी कंज्यूमर्स के बाद के कंपैरिजन में, और कैसे उनकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं कंज्यूमर कमीशंस ने कैसे कैसे एड्रेस करी। बिल्कुल। राहुल साहब, दो चीजें बताएं अब कि इसमें 2 पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा आपके नेक्स्ट सवाल तक आने से पहले। जी एक तो आपने जो कंपैरिजन बोला था कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैट्रिमोनी में अगर कोई इशू है तो वो नॉर्मल सिविल है, तो यहाँ पे क्या फर्क है। और दूसरा, जो केसेस सौम्या ने बताया उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फीचर भी मैं बताना चाहूंगा। मैं अपने पहले तो सवाल भी ऐड कर दूं तो वो आपके सवाल से आंसर से रिलेटेड ही है, तो श्योर। वो क्वेश्चंस भी एड्रेस हो जाएंगे। जब मैं ये दो सवाल पूछे जो आप बताना चाह रहे हो, तो जी क्या एक ब्रॉडर माइंडसेट लोगों का ये नहीं बनेगा कि इज इट टू मच? अब ये हम अपने सारे काम को छोड़ के बिल्ट इन्वायरमेंट में भी एक्सेसिबिलिटी आ रही है, इन चीजों में भी ये सेम एक्सेसिबिलिटी आ रही है यार, अब हम अपना बिजनेस करें या इनको देखते रहें? तो एक तो ये, और दूसरा इंटरनेशनली क्या जो आपने यूके और ऑस्ट्रेलिया की उदाहरण ली, तो वहाँ जी क्या स्टेटस है कंज्यूमर गुड्स को लेके फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी? जी। तो सबसे पहले तो इस बात पे आते हैं कि अभी जो जैसे सौम्या ने बताया, आपने जैसे पूछा कि मैट्रिमोनी में अगर हम ये फैक्टर नहीं देखते कि डिसेबिलिटी की वजह से किसी को डिस्क्रिमिनेट किया गया है क्या, तो कंज्यूमर गुड्स में क्यों देखा जाए, राइट। और उसमें ही आपका लिंक सवाल ये आ रहा है कि आई मीन जो आर्ग्यूमेंट ये की जाती है कि यार ये तो एक इंसान को अपने लेवल पे फिक्स करना है, इसमें सिस्टम क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो जहां तक सवाल उठता है मैट्रिमोनी का कंपैरिजन जो है वो इसलिए मिसप्लेस्ड है बिकॉज वो एक प्योरली प्राइवेट डिसीजन होता है हर इंसान का कि वो किससे शादी कर रहा है। बट जैसे मैंने हमारा जो एपिसोड हुआ था उसमें भी कहा था कि अगर कोई मैरिज पोर्टल है, मान लो हिंज हो या टिंडर हो या भारत मैट्रिमोनी हो, अगर ये प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल नहीं है किसी डिसेबल्ड इंसान के लिए, या अगर ये प्लेटफॉर्म डिसेबल्ड लोगों को बाहर रख रहा है, भले ही डायरेक्टली ना भी रख रहा हो बट खुद इनएक्सेसिबल है और इस वजह से रख रहा है, या तो कोई मैरिज ब्यूरो है जिसका ऑफिस व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं है, तो वो चीज जरूर एक्शनेबल है लीगली भी। ये जरूर बोला जा सकता है कि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। तो ये मैं एनालॉजी ड्रॉ करना चाहूंगा ये बताने के लिए कि अगर एक सिस्टेमिक लेवल पे कोई इश्यूज आ रहे हैं तो दोज आर डेफिनेटली एड्रेसेबल बाय लॉ। एंड जहां तक सवाल आता है
कि ये अगर अगला अपना बिजनेस चलाएगा कि इन चीज़ों को देखेगा। तो ये आर्ग्यूमेंट तो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो कोई बोलता है कि मेरे प्रोडक्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई डिवाइस खरीदा, राइट, उसमें मुझे एक्सेसिबल ऑप्शंस होने चाहिए कि मैं उसमें बटन दबा के पता कर सकूं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस है, ठीक है, आप कहीं पेमेंट कर रहे हो जहाँ पे तो उसके लिए आपको पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस एक्सेस करना पड़ रहा है जो टच स्क्रीन बेस्ड है। तो आपको अपना पासवर्ड उसको बताना पड़ेगा जो आपका 4 डिजिट पिन है, करेक्ट, जो आपकी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करता है। अब इसके जवाब में कोई ये भी कह सकता है कि यार तुम उन डिवाइस पे बिंदी लगा लो, इसके थ्रू तुमको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कि क्या है। बट मुझे लगता है ये एक मिसप्लेस्ड आर्ग्यूमेंट है, फॉर द रीजन दैट नंबर वन, अगर आप एक बिजनेस हो, मैं एक छोटे बिजनेस की बात नहीं कर रहा, इसमें कोई एक लिमिट्स डाली जा सकती है मे बी कि जिसका टर्नओवर इतना है या प्रॉफिट्स उतना है। बट अगर आप एक बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो तो आपको जो सोसाइटी में नॉर्म्स हैं उससे तो कंप्लाई करना ही पड़ेगा। क्या कोई बिजनेस ये बोल सकता है कि मैं टैक्स नहीं भरूंगा क्योंकि मेरे को अपना बिजनेस चलाना है, मैं बिजनेस चलाऊं या मैं टैक्स भरूं? क्या कोई बिजनेस ये बोल सकता है कि मैं म्यूनिसिपल सेसेस नहीं भरूंगा क्योंकि मैं बिजनेस चलाऊं या सेस भरूं? नहीं बोल सकता, राइट। तो सिमिलरली ये भी चीज एक परमिसिबल आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकती किसी बिजनेस के लिए लेना। फेलियर ये हमारा है अगर हम एज अ सोसाइटी ये नहीं समझ पाते कि ये कंज्यूमर्स भी एक राइट्स के हकदार हैं, ये कोई चैरिटी नहीं मांग रहे। अल्टीमेटली अगर वो बंदा भी 500 रुपए दे के प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वाई शुड ही नॉट गेट दैट प्रोडक्ट इन एन एक्सेसिबल फॉर्म विद ऑल द इंफॉर्मेशन दैट कम्स विद इट? अल्टीमेटली वो भी अपना पैसा तो खर्च कर ही रहा है ना। तो अगर आप उसको एज अ कंज्यूमर लेना चाह रहे हो और आपको मतलब अगर आप एक पब्लिक मार्केट प्लेस में ऑपरेट कर रहे हो तो जो भी उस मार्केट प्लेस के रूल्स हैं उसमें उससे आपको अबाइड करना पड़ेगा। बट आई एग्री विद यू दैट एज अ सोसाइटी वी आर नॉट देयर येट कि हम ये चीज इंपॉर्टेंट समझें। तो प्रॉब्लम वहां है मेरे हिसाब से। इंटरनेशनली देखिए, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया एंड यूके का मैंने बताया कि वहां पे उन लोगों ने इस तरीके के सर्वेस किए हैं जिसके थ्रू ये सब चीजें निकल के आई हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट्स एक्सेस करने में लोगों को प्रॉब्लम आती है, प्रोडक्ट्स के जो इंफॉर्मेशन है कि क्या फीचर्स हैं उसके, इन चीज़ों को जानने में प्रॉब्लम आती है। जैसे लेबल्स वगैरह, जैसे मेडिसिन वगैरह फॉर एग्जांपल के लेबल समझने में कि कौन सी चीज़ क्या है। और ये काफ़ी डिजास्ट्रस भी हो सकता है, जैसे कि अगर आपको यही नहीं पता कि अगर आपको मेडिसिन लेने के लिए भी किसी की हेल्प लेनी पड़े तो दैट क्रिएट्स अ हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी। एंड एज अ वेलफेयर स्टेट हम नहीं कह सकते कि यार ये तो छोड़ो, मतलब देखा जाएगा, मार्केट देखेगा। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। अब ओवरऑल एज सच कोई इंटरनेशनल लेवल पे लॉ मेकिंग तो इस चीज पे नहीं हुई है जितना मुझे मालूम है। पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुई है क्या उन देशों में? मैं एक पर्सनल एग्जांपल से जरूर बता सकता हूँ, मैंने इस चीज पे लीगली देखा नहीं है। पर जब मैं फॉर एग्जांपल यूके में रहता था तो वहाँ पे जो नेशनल हेल्थ सर्विस है, राइट, जो वहाँ का सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वहाँ पे अगर आप बताओ अपना फॉर्म भरते टाइम जब आप कोई कंसल्टेशन के लिए जा रहे हो, तो जब भी वो प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे आपको तो वो ब्रेल में भेजा करते थे, राइट। तो ये उनका एक इनबिल्ट सिस्टम है कि वो इस तरीके से ये चीज को ध्यान में रख के चले। तो कुल मिला के थोड़ा बेटर है। हाँ हाँ, 100%। ओके। कि हमारा हमेशा ये बोलना रहता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कि यार पेनल्टी ज्यादा नहीं है, 10,000 की पेनल्टी से क्या होगा। तो उस पर्सपेक्टिव में जो जो केसेस सौम्या ने बताए हैं, जैसे कि पहला वाला था जिसमें बंदे को प्री बुक्ड व्हीलचेयर फ्रेंडली सीट डिनाई की गई थी, इसमें 5.25 लाख का अमाउंट एज अ पेनल्टी एंड कॉम्पेंसेशन उस बंदे को दिया गया था। उसके अलावा जैसे एक बंदे जैसे एक एक थिएटर में गए जहाँ पे व्हीलचेयर, जहाँ पे रैंप्स नहीं थी, उस केस में भी 1 लाख रुपीज का कॉम्पनसेशन मिला। एक केस था जिसमें एक बच्चे को विद डिसेबिलिटी इंश्योरेंस डिनाई किया गया था, उसमें 2.5 लाख रुपीज का कॉम्पनसेशन मिला था। तो अच्छा खासा कॉम्पनसेशन भी इन टाइप के केसेस में मिल रहा है, जो कंज्यूमर फोरम जो लोग जा रहे हैं उनको। जी। राइट। सौम्या जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि एक तो माइंडसेट की भी प्रॉब्लम है, हम सेलर्स की, कंज्यूमर्स की, हम्म। मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं।
लेकिन आप लोगों ने खुद ही बताया कि एक्ट में जिक्र तक नहीं किया गया पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का। जब एक्ट ड्राफ्ट होता है तब हमारी रिप्रेजेंटेशन जीरो होती है वहां पे। तो माइंडसेट तो ऊपर से चेंज होने की जरूरत है पॉलिसी मेकिंग से। जब पॉलिसी मेकर्स ही इस चीज को लेके अवेयर नहीं है, सीरियस नहीं है, तो बड़ी दूर की बात हो जाती है। देखिए, जो बातें हम कह रहे हैं वो होनी तो चाहिए, इसमें तो किसी की दो राय नहीं है। लेकिन ओवरऑल ये पूरी सोसाइटी का फर्ज है कि इन चीजों को धरातल पे लाया जाए, फ्रॉम द पॉलिसी मेकर टू मैन्युफैक्चरर और सेलर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, जो प्रपोज की हैं, और क्या जब ये रिपोर्ट आगे आप सबमिट करने जा रही हैं तो प्रैक्टिकली कुछ सॉल्यूशंस हमें देखने को मिल सकते हैं? जी। पहला, मैं आपका क्वेश्चन को एड्रेस करने के पहले आपने जो स्टेटमेंट बोला ना, मैं उसके लिए ही थोड़ा और पहले बोलना चाहूंगी कि ये बात एकदम सही है कि अगर 2016 में एक्ट अगर आया था और 2019 में अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, तो हर लेजिस्लेशन में, स्पेशली ऐसे लेजिस्लेशन जो पूरी पॉपुलेशन इन जनरल इंक्लूडिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को अगर इम्पैक्ट करते हैं, तो ये कि कोई भी लेजिस्लेशन जो which affects the lives of people in general should at least incorporate should be in harmony with the rights of persons with disabilities act। ये बात एकदम सही है। इसमें जैसे एक जो राहुल के साथ भी आपने डिस्कस किया कि ये क्यों मतलब प्राइवेट, हम सब लोगों को ऐसे मैन्युफैक्चरर्स, बिजनेसेस, सबका माइंडसेट कैसे ऐसे बदल सकते हैं कि सबके लिए जरूरी हो कि वो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक्सेसिबल बनाएं। और इंटरनेशनल लॉस की बात, इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करी थी, तो अभी हाल ही में यूरोपियन एक्सेसिबिलिटी एक्ट आया है। एक्ट पहले आया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन फाइनली इस ईयर में बिगिन हुआ है। तो उसमें उन्होंने यूरोपियन एक्सेसिबिलिटी एक्ट जो ईयू का है, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली प्राइवेट मैन्युफैक्चरर, सेलर्स, प्राइवेट प्लेयर्स को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया है कि वो जो एक्सेसिबिलिटी के जो प्रोविजंस हैं एक्ट में फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, वो उनको कंप्लाई करे। और अगर उनको ना कंप्लाई करेंगे तो वहां पे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी प्रोवाइड किया गया है। तो ये एक लॉ में भी ये प्रोविजंस होने चाहिए। ये बिजनेसेस को, जैसे कि राहुल ने कहा कि ऐसे नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। ऐसे ये नहीं, मतलब अपने मन से नहीं कर सकते हैं कि मैं बनाऊं कि ना बनाऊं। अगर लॉ कहता है तो आपको बनाना फिर आपको पड़ेगा। जैसे राहुल ने एग्जाम्पल दिया, टैक्स है या बाकी चीजें जो आप बाकी भी तो लीगल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करते हैं, तो आपको ये भी करनी ही पड़ेगी। तो इंडिया भी यूरोपियन एक्सेसिबिलिटी एक्ट से कुछ टेक अवेज ले सकता है, कुछ सीख सकता है, और हम भी ये रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपके क्वेश्चन पर आऊं कि हमारे रिपोर्ट के क्या फाइंडिंग्स थे, क्या रिकमेंडेशंस थे बेसिकली। तो पहला जो राहुल ने कवर किया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या लेजिस्लेटिव चेंजेस, अमेंडमेंट्स आने चाहिए। हमने उसका एक प्रॉपर, एक कॉम्प्रिहेंसिव टेबल बनाया है कि जैसे रीजनेबल अकोमोडेशन, एक्सेसिबिलिटी, यूनिवर्सल डिजाइन, ये इस तरह की जो डेफिनेशंस हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लाई जाएं। फिर उसके बाद कोई कंज्यूमर को अगर, जैसे कंज्यूमर फोरम में आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं कुछ ग्राउंड्स पे, जैसे डेफिशिएंट सर्विस या डिफेक्टिव गुड, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स होते हैं। तो उनमें एक्सेसिबल डिसेबिलिटी का भी, एक्सेसिबल गुड्स एंड सर्विसेज का भी ग्राउंड होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की गई है, डेफिशिएंट सर्विस जिसे बोलते हैं, तो उसमें अगर कोई सर्विस इनएक्सेसिबल हो तो वो भी डेफिशिएंट सर्विसेज मानी जानी चाहिए। तो जिससे कंज्यूमर विद डिसेबिलिटी कोई कंफ्यूजन ही ना रहे कि अगर मुझे कोई इनएक्सेसिबल सर्विस मिली है तो मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता। अगर ये एक्ट में लिखा है कि डेफिशिएंट सर्विस इनएक्सेसिबल सर्विस भी इंक्लूड करती है, तो वो डायरेक्ट जाके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो प्रोसेसेस हैं और जो और प्रोविजंस हैं, उनमें कैसे एक्सेसिबिलिटी को हम इनकॉर्पोरेट करें, कैसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से उसको हार्मोनाइज करें, उसके हमने डिटेल्ड रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा कुछ पॉलिसी बेस्ड रिकमेंडेशंस भी हैं, जैसे कि
गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको बिजनेसेस के लिए एडवाइजरी इशू करनी चाहिए कि कैसे बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सेसिबल बना सकते हैं। यहाँ पे कंज्यूमर्स विद डिसेबिलिटीज हैं, जैसे कि आप भी बात कर रहे हैं कि इस बारे में कितना कम अवेयरनेस है, हमने भी यही नोट किया है। कंज्यूमर्स विद डिसेबिलिटीज को उनके लीगल राइट्स इंक्लूडिंग दोज एज अ कंज्यूमर्स के बारे में नहीं पता, तो कंज्यूमर्स को के अवेयरनेस के लिए जैसे जागो ग्राहक जागो जैसा एक कैंपेन है, ऐसे कंज्यूमर्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कोई कैंपेन, कोई अवेयरनेस ड्राइव स्टार्ट करनी चाहिए जिससे उन्हें भी ये सब के बारे में पता चल सके। जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने की, वो सारी प्रोसेसेस वो हो एक्सेसिबल हो। जैसे कि जब हमने अब आज का मुझे नहीं पता है, पर जब हमने ये रिपोर्ट ड्राफ्ट करी थी तब एक ई जागृति पोर्टल हुआ करता था, ई दाखिल ई जागृति पोर्टल कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने के लिए। अब उसमें कैप्चा रिक्वायरमेंट थी पर कोई ऑडियो रिक्वायरमेंट नहीं, ऑडियो नहीं था कैप्चा के साथ। तो अब किसी को कोई पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट हो तो कंज्यूमर कंप्लेंट ही कैसे फाइल करेगा अगर आपका वेबसाइट ही वो एक्सेसिबल नहीं है तो ये इस तरह के फिर हमने बाकी जो लीगल अमेंडमेंट्स के अलावा ये रिकमेंडेशंस हमने और प्रोवाइड किए थे। एक और ये था कि जो बिजनेसेस हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जा सकता है कि वो एक्सेसिबल गुड्स एंड सर्विसेज बनाएं। इसमें देयर इज अ वेलकम स्टेप शायद आप मतलब जिसके बारे में हम जानते हैं कि अभी रिसेंटली नॉन नेगोशिएबल गाइडलाइंस ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश हुए हैं लास्ट मंथ। दे आर ओपन फॉर कमेंट्स, जिसमें बहुत सारे क्लब किए हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को, जैसे ग्रूमिंग एंड पर्सनल हाइजीन, किचन वेयर एंड क्लोथिंग एक्सेट्रा, और सबके लिए जो नॉन नेगोशिएबल मिनिमम एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको प्रोवाइड किया गया है। इस बारे में हम वी कैन डिस्कस इन डिटेल, बट इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन था क्या जो मैंने मिस किया? मैं ये ही जानना चाह रहा था कि ब्रॉडली मैं उसको थोड़ा और रिफ्रेश कर देता हूँ थोड़ी और जी। क्लैरिटी के साथ हाँ। कि जब हम ये रिपोर्ट्स बनाते हैं हम्म। तो इनका कुछ धरातल पे इम्पैक्ट भी आता है या ये ब्रॉडर अवेयरनेस के लिए होती है? अच्छा, हाँ हाँ। तो दोनों आपने जो बोला, मोटिवेशन दोनों ही होता है। एक एडवोकेसी टू स्टार्ट अ पब्लिक डिस्कोर्स, ये तो एक बहुत बड़ा हमारा ऑब्जेक्टिव रहता ही है। जैसे कि हमने बताया आपको, कंज्यूमर गाइड भी बनाई हमने, उसके लिए हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, ओपन इवेंट था, हमने न्यूज़पेपर में ओपिनियन आर्टिकल्स लिखे। तो ये हमारे कुछ तरीके होते हैं जिससे एटलीस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज का जो टॉपिक है उस पे डिस्कोर्स तो स्टार्ट हो, हमें लोगों को इसके बारे में पता तो चले, चाहे वो बिजनेसेस हो चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो। तो ये आपने जो पॉइंट आउट किया सही है कि एक बहुत बड़ा मोटिव होता है जो हम देख रहे हैं कि विच वी फील कि हमें वहाँ पे रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला है। तो ये एक डिस्कोर्स स्टार्ट करने का इनिशिएटिव जो मोटिव होता है वो फुलफिल होता लगता है। दूसरा, इसका ग्राउंड लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है अपार्ट फ्रॉम एडवोकेसी, वी ट्राई टू बेसिकली टेक दिस रिपोर्ट विथ पीपल, बेसिकली पीपल इन द गवर्नमेंट, कि हम आगे उनसे बात कर पाए इस बारे में, हम अपने जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो उन तक पहुंचा सके। तो ये एक जो बेसिकली कंसल्टिंग एंड डिस्कसिंग विद द गवर्नमेंट, ये हम साइड बाय साइड, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द डिसेमिनेशन एफर्ट कि हम ये साइड बाय साइड करते हैं। गवर्नमेंट का काम काफी आसान हो जाता है, उनको जब रिपोर्ट आती है, वेल रिसर्च रिपोर्ट आती है तो हाईलाइट्स होता है सब कुछ, तो उनके समझ में भी चीजें जल्दी आती हैं। जी, हमने अपनी रिपोर्ट शेयर करी है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ भी, और इसमें मतलब एक ये अच्छा वो देखने मिला है कि जैसे अभी जिसकी मैंने बात करी, ड्राफ्ट एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोडक्ट्स आए हैं। अब इसका ऐसा नहीं है कि हमने उनको बोला और उन्होंने ये ड्राफ्ट एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड इशू हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन
रिफ्लेक्ट तो हो रहा है कि जो बिल्कुल। हाँ, ये एक वेलकम स्टेप है, एक अच्छा पहल है कि बिल्कुल। एटलीस्ट ये गाइडलाइंस एक्नॉलेज हो रही हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट्स को एक्सेसिबल बनाना एक चाहे मतलब ये बिजनेसेस के पास भी जाएं, ये बाकी लोगों के पास भी जाएं, कि एक ऐसा मैंडेट है जो आपको फॉलो करना है। कैंपेन की जो आपने बात की बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं पिछले 5-6 सालों से चीख चीख के बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं लोगों से बात करता हूँ, आप यकीन मानिए आज भी लोगों को गवर्नमेंट की डिसेबिलिटी की स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता, एडिप स्कीम कैसे अवेल करनी है ये नहीं पता। और गवर्नमेंट हो या हमारा सेक्टर हो, दे आर नॉट ओपन फॉर द प्रमोशनल थिंग्स, उनको इसका इम्पैक्ट ही नहीं पता है। जबकि बहुत सारे लोग अनअवेयर रह जाते हैं। जब हम कोई कैंपेन करते हैं तो लोगों को डायरेक्टली उसका बेनिफिट मिलता है। जैसे जागो ग्राहक जागो आपने बात की, वो आज से 25-30 साल पुरानी बात है, लेकिन आज तक लोगों को याद है। तो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी ओपन होना चाहिए कि दे मस्ट स्पेंड सम अमाउंट ऑन प्रमोशनल थिंग्स एंड ऑन दिस कैंपेन्स, तभी वो सक्सेसफुल होगा ऑन ग्राउंड पे। राहुल साहब, 2-3 चीजें इंटरेस्टिंग मेरे को आपसे जाननी है। हम्म। एक, जो मेरे पास कंज्यूमर्स की बहुत ज्यादा कंप्लेन्स आती हैं, जी। आपने देखा होगा जब आप फ्लाइट बुकिंग करते हैं, कई बार एक्सेसिबिलिटी के कारण, इनएक्सेसिबिलिटी के कारण आपका नाम का एक आधा अक्षर गलत हो जाता है, आपकी डेट गलत हो राइट। जाती है। यही सेम कहानी है रेलवे में। तो राइट। वहां एयरलाइंस आपको मौका नहीं देती है चेंज करने का, वो कहते हैं हो गया तो हो गया। राइट। तो फिर उसको चेंज कराने के लिए बहुत हेफ्टी अमाउंट देना पड़ता है उनको। राइट। तो वो डिसेबल्ड के लिए एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि कीबोर्ड कई बार कुछ राइट। टाइप कर देता है, कई बार वेब हम टाइप बिल्कुल सही करते हैं लेकिन वेबसाइट पे कुछ गलत आ जाता है। तो क्या राइट। वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएगा? नंबर एक। दूसरा, जो सबसे ब्रॉडर क्वेश्चन है मेरा, जो नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स आए हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर भी, प्रोडक्ट्स एंड गुड्स के ऊपर भी, राजीव जी। रतुड़ी की जजमेंट के बाद, उसमें क्या खास है? क्या वो इंटरलिंक्ड है आरपीडी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? जी। तो जो आपने पहले वाला पूछा एयरलाइंस के कॉन्टेक्स्ट में या सिविल एविएशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो डेफिनेटली ये चीज़ कवर होगी, बिकॉज ये डिसेबिलिटी को ही एट्रीब्यूटेबल है। इसमें जो दो एस्पेक्ट्स इम्पोर्टेंट मेरे ध्यान में आते हैं, एक तो वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी या ऐप एक्सेसिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद अपनी टिकट आज तक अभी भी फ्लाइट की टिकट कभी खुद से बुक नहीं करता हूँ, भले ही मैं मिशन एक्सेसिबिलिटी से कितनी डिजिटल एक्सेसिबिलिटी पे ढिंडोरा पीटूं, क्योंकि एक्सेसिबल है ही नहीं काफ़ी प्लेटफॉर्म्स। मतलब अगर आप मान लो नाम वाम डाल लोगे ठीक से, तो फिर डेट डालने में प्रॉब्लम आएगी, डेट डाल लोगे तो फिर फिल्टर लगाने में प्रॉब्लम आएगी, राइट। उसके बाद अगर फिल्टर लगा के आप सिलेक्ट कर भी लोगे तो फिर पेमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी एक्सेसिबिलिटी वाइज। तो इसलिए जब तक वेब प्लेटफॉर्म्स या एप्स एक्सेसिबल नहीं होंगे, चाहे फिर वो रेलवे के हो या कोई भी, तो दीज काइंड्स ऑफ इश्यूज आर मोर लाइकली टू अकर। दैट्स पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगर हो जाता है बाय चांस कभी गलती, डिस्पाइट द वेबसाइट बीइंग एक्सेसिबल, सो इन दैट केस जो रेलिवेंट सर्विस प्रोवाइडर है, दे हैव टू बी काइंड ऑफ सेंसिटाइज टू दिस इशू, और उनका जो कंप्लेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स हैं वो अट्यून करने पड़ेंगे इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए एज एंड व्हेन इट अराइजेस। तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं इसमें। दूसरा जो आपने पूछा कि वेदर द न्यू नॉन नेगोशिएबल नॉर्म्स जो आए हैं, इसमें एक्चुअली ये मैं आज ही देख रहा था, तो कुछ कुछ इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो इट इज़ बेस्ड ऑन, इन्होंने बेसिकली कुछ कुछ प्रिंसिपल्स सेट आउट किए हैं जो कोर प्रिंसिपल्स हैं फॉर एक्सेसिबिलिटी, एंड फिर उन्होंने प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जा जा के जो जो BIS के स्टैंडर्ड्स हैं या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसमें से पिकअप कर करके चीज़ें डाली हैं। तो इनमें जो मेन प्रिंसिपल्स इन्होंने बोले गए हैं, एक तो जो POUR होता है, परसीवेबल, ऑपरेबल, अंडरस्टैंडेबल एंड रोबस्ट, जो हम वेबसाइट्स के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, हर प्रोडक्ट्स को ये होना जरूरी है। उसके बाद मेन अदर अदर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं सिंप्लिसिटी, यूनिवर्सल डिजाइन, अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप कुछ एक्सेसिबल बनाने के लिए अगले को डबल चार्ज कर रहे हो तो फिर वो तो डिफीट द पर्पस। हो सकता है थोड़ा बहुत एडिशनल चार्ज हो लग सकता है, बट उसके लिए भी गवर्नमेंट इंसेंटिव शुड बी देयर
वेयर बाय आप उनको टैक्स ब्रेक्स दे रहे हो या ऐसे कुछ इंसेंटिव दे रहे हो इसके थ्रू उनके लिए भी एक वायबल प्रोपोजिशन बन पाए, बिजनेस के लिए भी उसको एक्सेसिबल बनाना, ना कि आप एंड कंज्यूमर को हायर पे करने को बोल रहे हो, बिकॉज वो फिर इन अ वे जो डिसेबिलिटी टैक्स जिसको हम बोलते हैं वो ऐसी वाली बात बन जाती है। फिर ऑडियो इंटीग्रेशन की भी इसमें बात की गई है कि प्रोडक्ट्स में और सर्विसेज में ऑडियो डालना जरूरी है टू द एक्सटेंट पॉसिबल। दूसरी चीज ये है कि प्रोडक्ट फीडबैक होना जरूरी है कि businesses have to have mechanisms for people to report issues and for them to kind of course correct based on that। accessibility testing and certification पे भी फोकस है कि इसके लिए प्रॉपर प्रोसेसेस होने जरूरी हैं। एंड जैसा फिर मैंने कहा कि दे हैव गॉन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल किचन प्रोडक्ट्स या फूड प्रोडक्ट्स या क्लोथ्स, और हर एक में क्या क्या नीड्स हैं ये इन्होंने आउटलाइन किए हैं। एंड 13 मार्च सितंबर तक इसमें कमेंट्स आर ड्यू, तो पीपल कैन फील फ्री टू लुक इट अप ऑन द DPWD वेबसाइट और वहां से देख के आप उनको कमेंट्स दे सकते हो इस चीज। जी, अब समय की अपनी मर्यादा है राहुल साहब और सौम्या जी। क्वेश्चन तो बहुत हैं, तो बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक है ये और इस पे कम बात होती है। मैं आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो लास्ट में मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ दोनों से, आप थोड़ा थोड़ा बताइए कि एट द एंड ऑफ द डे हमने ये भी देखा है इंडिया में कि एक लड़ाई लड़नी पड़ती है, फिर एक्ट आता है, फिर रूल बनते हैं, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, आधी होती है, कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं होता। अब कुल मिला के जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या आएगा, इसमें चैलेंजेस या रिस्क किस तरह के हैं, क्या मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कोई आपने रेकमेंड किया है, तो ये सब आप थोड़ा सा बताएं हमें। इसमें हमारा मेन जो फोकस है वो ये है कि जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स हैं उनको, उनके पास इस तरीके के डिस्प्यूट जाना ज्यादा जरूरी है, ना कि CCPD SCPD के पास, क्योंकि इनके पास पावर्स हैं कॉम्पेंसेशन ग्रांट करने की एंड डैमेजेस भी ग्रांट किए जा सकते हैं। अप टू 50 लाख रुपीस का ये डैमेजेस दे सकते हैं, कॉम्पेंसेशन तो whatever is required in the circumstances they can grant। ऐसा नहीं है कि CCPD टाइप ही है कि 5 लाख तक ही कर पाए। तो अगर इनको आप एम्पावर कर देते हो एक्सप्रेसली, अगर आप राइट्स जो हैं कंज्यूमर्स विद डिसेबिलिटीज के वो रिकग्नाइज कर लेते हो, राइट टू एक्सेसिबिलिटी, यूनिवर्सल डिजाइन, और ये मान जाते हो लॉ में कि अगर कुछ एक्सेसिबल नहीं बना रहे तो वो ही एक डेफिशिएंसी इन सर्विस है, तो फिर काफी बेटर मैकेनिज्म्स अपने आप ही आ जाएंगे। मैकेनिज्म इन द सेंस, अगर 3-4 बार आपको लगेगा ऐसे केसेस जब जा जाके लोगों को ये केस करने पड़ेंगे इस चीज पे, पर 1-2 बार ऐसा हो जाए और अच्छे प्रेसिडेंट सेट कर दिए जाएं, उसके बाद अदर बिजनेसेस विल फॉल इन लाइन एंड वो लोग भी इंटरनली अब्जॉर्ब कर लेंगे कि ये हमको कंप्लायंस करनी है। जैसा अभी आप डिजिटल एक्सेसिबिलिटी पे देख ही रहे हो, जो CCPD ने पुश किया है अग्रेसिवली कि अगर आप नहीं करोगे तो उन्होंने पेनल्टीज इम्पोज की हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर ऑन दोज हु आर नॉट डूइंग इट। तो बिजनेसेस आर स्टेपिंग अप टू द प्लेट एंड आर डूइंग द नीडफुल। तो इन चीजों का कोई आई मीन क्विक फिक्स तो नहीं होता, इट्स ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस। बट एक तो यू वुड नीड कंज्यूमर्स विद डिसेबिलिटीज टू कम फॉरवर्ड एंड फाइल मोर सच केसेस। जो एडजुडिकेटरी बॉडीज हैं उनके लिए सेमिनार्स किए जा सकते हैं इस चीज पे उनको बताने के लिए। मान लो जैसे जो भी जजेस हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की, इन पे इनके लिए एक 1 डे वर्कशॉप की जा सकती है इस टॉपिक पे। दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स कैन बी डन, जिसके थ्रू बिजनेसेस भी फिर दे विल बिगिन टू फॉलो। उनके लिए भी एक बेस्ट प्रैक्टिसेस डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है ताकि उनको पता चले कि एक्चुअली क्या करना क्या है उनको, टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ एंड फ्रॉम अ कमर्शियल पर्सपेक्टिव ऑल्सो, सो दैट इट मेक सेंस फॉर देम। तो there are no easy answers to this, but these are certain ways to ensure कि आप momentum बनाए रखो। And I am a huge believer कि एक बार एक strong mandate आ जाए तो चीजें अपने आप धीरे धीरे सही होने लग जाती हैं। जैसे फिल्म एक्सेसिबिलिटी का ही अगर मैं एग्जांपल दूं, पहले भले ही लाक्यूने रहे हों कि कुछ कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसा वैसा कर रहे हैं, कुछ कुछ सॉर्ट ऑफ लोअर क्वालिटी एप्स मार्केट में आ रही हैं, बट अब अगर आप देखो तो जो बिगेस्ट क्रिटिक्स भी रहे होंगे
वो भी मानेंगे कि अब धीरे धीरे थिएट्रिकल फिल्म्स में बाय डिफॉल्ट एक्सेसिबिलिटी आ रही है, बिकॉज वो बिल्कुल। करना जरूरी है। तो इसलिए एक मैंडेट जब क्रिएट होता है तो एवरीबडी हैज टू फॉलो इन लाइन। जो सीसीपीडी के केस का आपने जिक्र किया, उसकी मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दूं एक। तो जी मैं ऐप हम ट्रैवल के लिए उबर ओला ही ज़्यादा यूज़ करते थे। तो गोवा भी जी वो वाज कम्प्लीटली इनएक्सेसिबल। जी तो जब मैं पढ़ रहा था, आपने मुझे रिपोर्ट सेंड की, तो मैंने कहा गोवा बीबो को ट्राई करते हैं। तो जी वो कैब सेक्शन उनका काफ़ी एक्सेसिबल हो गया। तो जी मेरे कैब ली, और मुझे वहां पे रीजनेबल प्राइस मिला बाकी एप्स के जी कंपैरेटिवली। तो उन करेक्ट। मैंने वहां से बुक किया, तो उनको भी बेनिफिट हुआ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे। एब्सोल्युटली, तो दैट्स ये राइट। चीज कंपनीज को धीरे धीरे समझ आएगी। सौम्या जी, मैं एक छोटा सा सवाल और ऐड कर दूं आपके लिए कि ये जो कंज्यूमर कोर्ट है, इसके अलग अलग चैनल से हम कंप्लेंट डाल सकते हैं। इनका टोल फ्री नंबर भी है, इनकी वेबसाइट भी है, और फिजिकल कोर्ट भी है। तो ज्यादा इफेक्टिव के लिए क्या हमें फिजिकल कोर्ट ही जाना है, या किसी भी चैनल से करें इक्वल उसकी जो वेटेज रहती है? वेटेज तो सेम ही होना चाहिए, चाहे आप पोर्टल पे जाकर करें चाहे आप वहीं जाकर करें। पर दोनों, इफ यू आर अ कंज्यूमर विद डिसेबिलिटी, तो आपको दोनों में ही प्रॉब्लम्स फेस कर, मतलब दोनों में ही प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। पर अगर घर बैठे बैठे आप इजीली अपना डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में अगर कर पा रहे कमीशन में, अगर आप, तो आपके एज अ कंज्यूमर विद डिसेबिलिटी दैट विल बी मोर फीजिबल। तो उतना मिनिमम एटलीस्ट वेबसाइट एक्सेसिबल होनी चाहिए। आज अभी अभी पता नहीं है वो जो जागृति पोर्टल के बारे में जो मैं बात कर रही थी, वो एक्सेसिबल अब बना कि नहीं बना। पर अगर वो नहीं होगा तो इट एड्स एन बेसिकली एडेड लेयर ऑफ inaccessibility and vulnerability for consumers with disabilities. तो क्या, दैट इज द थिंग। बाकी जो राहुल ने काफी ग्राउंड कवर कर लिया है, जो आपका क्वेश्चन था इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। ऐसे ही जो अभी जो हमने जिसकी बात करी, जो ड्राफ्ट रूल्स आए हैं नॉन नेगोशिएबल्स फॉर प्रोडक्ट, उसमें भी इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क की उन्होंने बात करी है। उसमें एक उन्होंने लिखा हुआ है कि जो कंप्लेन्स होंगी बेसिकली will be the consumer protection authorities will receive the complaints। तो ये इस इस तरह की चीजों पे क्लैरिफिकेशन एक यहाँ पे हेल्प करेगा कि अगर नॉन नेगोशिएबल जो रूल्स हैं इनमें अगर कोई कंप्लेन हो, मतलब इनके बेसिस पे अगर कोई कंज्यूमर की कंप्लेन हो, तो वो जा सकते हैं कंज्यूमर कमीशन के पास कि नहीं, कैसे जा सकते हैं, किन ग्राउंड्स पे जा सकते हैं। तो इस ये ना इम्प्ली लॉ बहुत सारे मतलब बन जाते हैं। विधि में भी हमारा यही काम होता है कि लॉज और पॉलिसीज बहुत होते हैं, पर वो इम्प्लीमेंट कैसे हो, वो इम्प्लीमेंटेबल कैसे बने, उनका कैसा फ्रेमवर्क रहे, जो भी ऑफिशियल्स हैं किसी भी चीज में उनको पता हो कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कंप्लेंट फाइल कर रहे हो, जो कंज्यूमर्स उन्हें पता हो कि उनके पास क्या राइट्स है। तो ये दोनों तरीके से हर लीगल अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इम्प्लीमेंट लॉज वही पॉलिसीज बहुत सारी आती जाती हैं, पर उनका एक फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए, और उसके बारे में अवेयरनेस दोनों साइड से होनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी पब्लिक की तरफ से। अभी इसमें जैसे मैंने बोला कि ये जो लाइन लिखी है उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज लिखा हुआ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी थोड़ा एक अलग बॉडी हो जाती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, जो जिनके पास जिसमें कंज्यूमर इंडिविजुअल जाके अपनी कंप्लेंट फाइल नहीं करता है, कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट फाइल करता है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में। तो यहाँ पे वो टर्मिनोलॉजी भी जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज की जगह कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ऐसे लिख, बेसिकली छोटे क्लैरिफिकेशंस और इसमें डीप डाइव करना कि कैसे वो इम्प्लीमेंट होगा, कहाँ जा सकते हैं, इसकी थोड़ी जरूरत होती है, जिससे किसी भी एक्ट को आप अच्छे से ग्राउंड लेवल पे आप उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर रिफ्लेक्ट हो तो। बिल्कुल। एक और चीज तो एक मैं और कह चीज ही, ये ध्यान में रखिएगा कि कंज्यूमर फोरम्स में जो डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस हैं, वहाँ पे लॉयर होना जरूरी नहीं है इन ऑर्डर फॉर यू टू टेक अप अ केस। तो बिल्कुल आपके जो लिसनर्स हैं उनको भी मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि अगर वो कुछ इनएक्सेसिबल प्रोडक्ट या सर्विस देखते हैं तो उन्होंने भी ये जाके कंज्यूमर फोरम में रिपोर्ट करना चाहिए। और मैं तो बहुत करता हूँ पर्सनली, आपको जी बताऊँ तो। जी चलिए, लेकिन एक बात जो मैं कहना चाह रहा था सौम्या जी, राहुल जी, विधि में आप कम से कम इम्प्लीमेंटेशन की ओर अग्रसर हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं बहुत संजीदा इश्यूज के लिए। तो
विधि को और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक सो यू। मच। तो लिसनर्स, बात की आज हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कैसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कंप्लेन कर सकते हैं, कैसे अपने राइट्स को लेके जागरूक हो सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसा लगा आपको शो, जरूर बताइएगा। अगले सप्ताह मुलाकात होगी इसी और टॉपिक पर किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए, बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इंसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है, और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is ICF 4 carat. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करे, The questions cover various topics such as personal structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभाले। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक।